इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करता है? ए हमको गिवन होगा, करेगा कि ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, और इसमें लिख लेते हैं कुछ कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसका फार्मूला लिखेंगे, और वो फार्मूला कहाँ से आया उसको प्रूव करेंगे, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लिख लेते हैं, a square matrix A is said to be a square matrix A is said to be invertible या फिर नॉन सिंगुलर। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सके, और हम किसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना हो, क्योंकि जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते अभी हम देखेंगे, तब हमको क्लियर होगा। A square matrix A is said to be invertible, non-singular, if there exists a matrix B such that AB equal to I equal to BA। अगर हम दो मैट्रिक्स ए और बी है उनका मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे? इन्वर्स होंगे। अरे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम दो नंबर लेते हैं और उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 आ जाता है, जैसे हमने ले लिया 2 और 2 की पावर -1 ले लिया, तो ये 1 आ जाता है। उसी तरीके से ये कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए, तो वो जो बी है उसको हम ए का क्या बोलते हैं? इनवर्स। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, डिनोटेड बाय ए इनवर्स। मीन्स ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? बी की। दो मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हमने उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनवर्स कहलाएंगे। एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब फॉर्मूले को देख के इतना आइडिया तो हो गया होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो गई, अपॉन में तो 0 किसी भी फंक्शन में हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ पर ऊपर बोला गया था कि ये हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही, ये लिखा हुआ ना इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर, तो इसके लिए डेल्टा ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पी अपॉन क्यू अगर कोई रैशनल फंक्शन है तो क्यू हमेशा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0।
तो वही यहाँ पर है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। अब कर लेते हैं इसका प्रूफ। ये ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे बना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट हमने पढ़ी थी, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछी जाती है। यहाँ पर हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स का, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। यहाँ पर लिख देते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। ये तो आई हो गया, आई इंटू एडजॉइंट ए, और ये ए इनवर्स और आई को एक साथ कर लेते हैं और इंटू ए। आई इंटू एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स होता है तो वो वही मैट्रिक्स बन जाता है। और यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स की वैल्यू बस हमको और निकाल देना है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यही हमको प्रूव करना है। तो ये हमारे फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे आता है। अब इसके क्वेश्चन बहुत इजी होंगे क्योंकि हम एडजॉइंट निकालने का मेथड जानते हैं। एडजॉइंट का निकालने का हमने शॉर्टकट भी सीखा है जो कि हम जेई में यूज़ करेंगे। और एडजॉइंट निकालने का एक प्रॉपर मेथड होता है, वो हम बोर्ड में यूज़ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सारे कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं और सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद उनको अरेंज करके एक नया मैट्रिक्स बी बना देते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट आ जाता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हमें आता ही है, डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट से, एडजॉइंट ए के हर एक एलिमेंट से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अभी क्वेश्चन करेंगे हम इसका भी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। The necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that determinant of A not equal to 0। ये अभी हमारी ऊपर बात भी हो चुकी है कि हम से अगर पूछा जाए कि भाई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकाल के देखेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम बोलेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, वो भी लिख लेते हैं। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, every invertible matrix possesses a
यूनिक इन्वर्स, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इन्वर्स ही पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कई सारे एक मैट्रिक्स ए के इन्वर्स मिल जाए, सिर्फ एक मैट्रिक्स ए का एक ही इन्वर्स पॉसिबल होगा, वही ये कहना चाहते हैं। ठीक है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकता है, उसका हमेशा एक ही इन्वर्स होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एडजॉइंट की खूब सारी प्रॉपर्टी थी जो जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह इन्वर्स की भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारी हेडिंग है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालें या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ही हो गया कि उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। मतलब अगर ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं तो ए ट्रांसपोज का भी इन्वर्स निकाल पाएंगे। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करो या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दो, दोनों का मतलब सेम है। और ये प्रॉपर्टी एक बड़े से काम को छोटा कर सकती है कि हम क्या करेंगे, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी कि ए ट्रांसपोज के इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स की का ट्रांसपोज लिखना है, तो फिर हम डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही कि अगर ए हमको गिवन है तो ए ट्रांसपोज भी आ जाएगा। तो चाहे ए ट्रांसपोज निकालने के बाद इन्वर्स निकालो या इन्वर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों का मीनिंग सेम है। कई बार क्वेश्चंस में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जहाँ पर ए ट्रांसपोज के इन्वर्स को ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, फिर आगे हम प्रोसीड कर पाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, वो क्वेश्चन अभी आगे हमको मिलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। यस सर। अब देखो, अगर हम चाहें तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। सेकंड के पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे से प्रूफ होते हैं, कई बार ये प्रूफ से हमको क्या होता है, क्वेश्चन करने का आइडिया भी मिल जाता है। जैसे मान लो हमने बोला है कि भाई ए ट्रांसपोज का इन्वर्स हो या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हो, दोनों सेम है। तो हमने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज कर दिया। इसी में हमने प्री मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, बोथ साइड हमने ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, और यहाँ पर आ जाएगा ए ट्रांसपोज और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये आ गया। अब जरा LHS ले लेते हैं। ये जो LHS है इसका मतलब है ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, अगर हम इसको B मान लेते हैं तो ये B लिखा है और ये B का इन्वर्स लिखा है, तो B इंटू B का इन्वर्स, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, B इंटू B इन्वर्स इंटू आई।
उसी तरीके से अगर हम ए ट्रांसपोज को हमने बी लेट कर लिया तो ये बन गया बी और ये बन गया बी का इन्वर्स, तो ये हो गया आई। हमने लेट कर लिया, यहाँ लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज को हमने बी लेट कर लिया, तो ये बन गया आई, यानी LHS की वैल्यू आई की इक्वल है। अब जरा RHS को भी देख लेते हैं, क्या वो भी आई की इक्वल है क्या? तो RHS हमारा था ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, इसको हमने लिख दिया, ये हमारा ए है और ये बी है। हमने क्या लेट कर लिया, ये तो ए है और ये बी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। क्या फॉर्मूला होता है ए बी का ट्रांसपोज का? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो अगर हम बी ए का होल ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था उसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। यस सर। तो क्या बन जाएगा बी ट्रांसपोज, पहले बी और ए है तो पहले ए आएगा और फिर बाद में बी आएगा। ये ए था और ये बी था, तो बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज ये अप्लाई कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर फिर ए इनवर्स इंटू ए मिलके क्या बन गया आई, तो आई का ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज भी आई होता है। यहाँ लिख लेते हैं ए इनवर्स आई होता है। इंटू आई। तो ये हमारी प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया फर्स्ट वाली का, कि अगर चाहे ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिखो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिखो, दोनों सेम है। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड लिखते हैं। ये कर लिया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसका? क्लियर है? क्लियर सर। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब ही हो गया जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है, उसी को नॉन सिंगुलर बोलते हैं, तभी तो उनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो चाहे ए इन्वर्स का मॉड निकालो या डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स निकालो, इसको एज इट इज ऐसे भी लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स, दोनों का मतलब सेम है। अब देखो ये प्रॉपर्टी जो है एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर सकती है। कैसे? मान लिया हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और उसने कह दिया कि भाई ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स निकालना चालू कर देंगे और फिर ए इनवर्स का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, पहले एडजॉइंट निकालो, उसके बाद फिर इनवर्स आता है। एक एडजॉइंट निकाला, फिर इनवर्स निकाला, फिर उसको एक्सपेंड किया, तब जाके हमारा डिटर्मिनेंट बना। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कुछ इनवर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ए दिया है उसी को एक लाइन में एक्सपेंड कर दो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा और उसको रिवर्स कर दो बस। तो ये बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर गई। तो अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ इसके बहुत इजी से है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है और ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है। तो हमने क्या किया, बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई आ गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होगा, तो वो तो 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर एक्सपैंड करें आप,
तो 1 आएगा। तो यस सर। यहीं से देखो प्रॉपर्टी बन गई, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1। तो एक बड़े कैलकुलेशन को ये छोटा कर सकती है कि हम ए इनवर्स ना निकालें, हम सीधे जो ए है उसको एक्सपैंड कर दें, और एक्सपैंड करने के बाद उसको इन्वर्स कर दें। जैसे मान लिया हमने एक्सपैंड किया, ए की वैल्यू 5 आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 आ गई, तो उसने कहा था कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ये भी हम पहले कर चुके हैं। इफ ए एंड बी आर invertible matrix, then ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। या अगर मान लिया ए बी सी 3 है, तो पहले सी इनवर्स आएगा, फिर बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स। इन सब में ए बी सी चाहे जितने भी हों, उन सभी में ये रूल फॉलो होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स है ये। जैसे आपने ट्रांसपोज पढ़ा, आपने एडजॉइंट भी पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी हो तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। फिर आपने पढ़ा कि ट्रांसपोज में भी ऐसा होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसी तरीके से इनवर्स में भी यही होगा, ए बी का इनवर्स पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स। ए बी सी डी ई एफ कितने भी हो, सब में रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हुआ। प्रूफ लिख लेते हैं इसका। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर हम ए बी का इन्वर्स निकालना है तो इसका मतलब एक तो पक्की बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ज़ीरो नहीं होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि उनका इन्वर्स फाइंड आउट हो रहा है, तो ये तो कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। और ना ही इनका मल्टीप्लाई, अगर हम कह दें कि ए बी का डिटर्मिनेंट, तो वो भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ए बी का भी तो हम मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो ये तीनों तो ज़ीरो नहीं होगा। तो देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि C और C का इन्वर्स I के इक्वल होता है। हमने लेट कर लिया C इक्वल टू ए बी, C इक्वल टू ए बी एक मैट्रिक्स लेट कर लिया, तो ए बी और ए बी का इन्वर्स ये किसके इक्वल हो जाएगा? I के इक्वल। अब जरा देखना है, प्री मल्टीप्लाई कर रहा है, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू ए किसकी इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, तो आई इंटू बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू आई भी ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा? ए। आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ करो ना, तो वो क्या बन जाएगा? वही तो सेम आ जाता। जी हाँ बिल्कुल। अब हम फिर प्री मल्टीप्लाई करेंगे, या एक काम करते हैं यहाँ पर, आई इंटू बी को भी हम वही लिख सकते हैं, आई इंटू बी करोगे तो फिर बी आ जाएगा, तो बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ये आ गया।
अब यहाँ पर हम फिर प्री मल्टीप्लाइड बाई, अब हम बी इन्वर्स कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वाला पार्ट हटाना है ना, इस बी को हटाना है, सिर्फ इतना ही चाहिए ए बी इन्वर्स, तो हमने बी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी इन्वर्स इंटू बी ए बी का होल इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब बी इन्वर्स इंटू बी जो है वो फिर आई हो गया, आई इंटू ए बी का होल इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और आई में अगर ए बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए बी इन्वर्स आ जाएगा, वो हो गया बी इन्वर्स ए बी। ये सब प्रूफ जेई के पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इससे करने से हमें क्वेश्चन करने का आइडिया मिलता है। कई बार क्वेश्चन में ये सब प्रोसेस, एडवांस के क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम नहीं लगा पाएंगे, तो इनसे हमारी मदद मिली कि हाँ ये भी काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने इस ए बी को पूरा गायब कर दिया, यहाँ से जब यहाँ पर आए तो ए भी गायब हो चुका और बी भी गायब हो चुका, सिर्फ ए बी इन्वर्स ही बचा। तो इस तरीके से हमको गायब करने के लिए उसी के इन्वर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हुई। अब देखिए इसमें कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए। आते हैं फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 में। नो सर, कोई डाउट नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए के की पावर -1 हो या ए इन्वर्स की पावर के हो और के कोई नेचुरल नंबर है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देंगे। कैसे? सोचो कैसे। अगर सपोज करो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है और उन्होंने कह दिया कि भाई ए की पावर 5 का इन्वर्स निकालना है, तो फिर ए की पावर 5 पहले निकालो फिर उसका इन्वर्स निकालो। उससे अच्छा है कि हम पहले उसका ए इन्वर्स निकाल देंगे और बाद में उसकी होल पावर 5 कर देंगे। तो ये बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये लिख लेते हैं। ये सब भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली कर लेंगे आप लोग, वही उसी तरीके से हैं सारी जगह। फिर लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। अगर हम ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालें, जैसे आपको याद होगा कि ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कर दो, दोनों सेम होता है, वही यहाँ पर भी ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका इन्वर्स कर दो, तो ये छोटा काम है और हम इनकी प्रॉपर्टी का यूज़ क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये हो गया एडजॉइंट ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालो या ए इन्वर्स करके उसका एडजॉइंट या एडजॉइंट ए का इन्वर्स कर दो, दोनों सेम है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि अगर ए इन्वर्स है और उसका भी इन्वर्स निकाला है तो वो ए की इक्वल है। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद होगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने ट्रांसपोज में की थी। यस सर। ट्रांसपोज में हमने किया था कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा हमें। यस सर, याद है। चलिए तो ये 6 भी हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख लेंगे। यहाँ पर हमने ये लिख चुके ना ए इन्वर्स का,
प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then A inverse is also symmetric matrix। अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका अगर हम इन्वर्स निकालते हैं, अगर एक कोई मैट्रिक्स A है और वो सिमेट्रिक है, तो अगर उसका इन्वर्स निकालोगे तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। अगर A जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको याद होगा, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर A कोई जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम प्रॉपर्टी की वैसे ए कोई एक स्केलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स तो ए इन्वर्स जो होगा वो भी हमेशा स्केलर मैट्रिक्स ही होगा, उसी के फॉर्म में आएगा, ये बात का ध्यान रखना। अगर ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स भी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और 11th प्रॉपर्टी एक और लिख लेते हैं कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हमको गिवन है ए इक्वल टू ए की वैल्यू ऐसे करके गिवन है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ K1 K2 K3 अप टू Kn, तो उसका ए इन्वर्स जो होगा वो डायरेक्ट निकल आता है, उसको फिर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। डायगोनल ऑफ K1 की पावर -1, K2 की पावर -1, K3 की पावर -1 और Kn की पावर -1। ये बात कुछ समझ में आई क्या? अगर मान लिया ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 0, या 1 की जगह 4 ले लेते हैं, 0 5 0 0 0 और 6। ए इन्वर्स डायरेक्ट हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, 1/4 0 0 0 1/5 0 0 0 1/6। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको पता होगा, मैंने बोला था कि डायरेक्ट जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई कर दो, उससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाए, चाहे वो 3/3 का हो, 4/4 का हो, कितने भी हो, सबका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, ये 120 आ जाएगा। अभी ज़रूरत नहीं, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया कि इस तरीके से हमको पता होना चाहिए। तो ये 11th जो है वो प्रॉपर्टी इन्वर्स की, फाइंड ए इन्वर्स इफ एग्जिस्ट। ए इन्वर्स की वैल्यू बतानी है, अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए की वैल्यू गिवन है, एक 2/2 का ले लेते हैं, 3 10 2 और 7, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बहुत ईजी है निकालना है, 2/2 का, 3 × 7 - 2 × 10 तो 21 - 20, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि जो एडजॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालना शॉर्टकट में तो हमने सीखा ही हुआ है, और बोर्ड लेवल का आपको बताया हुआ है कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाता है, डायरेक्ट
प्रिंसिपल की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो 7 और 3 हो जाएगा, और सेकेंडरी का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये एडजॉइंट है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और ए इनवर्स क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब देखो कई बार क्या होगा, पेपर में जो क्वेश्चन होंगे ए इनवर्स निकालने के, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। 2/2 का होगा तो 4 मार्क्स का होगा, और 3/3 का होगा तो 6 मार्क्स का। तो हमारा आंसर गलत ना हो, उसके लिए हमें वेरिफिकेशन भी कर लेना चाहिए कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है कि नहीं। मतलब आंसर चेक करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम श्योर हो जाएं कि जो हमने किया है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ए हमको गिवन था क्वेश्चन, तो जो ए इनवर्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 3 10 2 7 और 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे। 7 3 ज़ा 21 माइनस 20, 14 माइनस 14। अब सेकेंड वाले कॉलम में करते हैं, तो माइनस 30 प्लस 30, और 10 2 ज़ा माइनस। सर 1 मिनट, मैं रिजॉइन करता हूँ, स्क्रीन पॉज हो गई वापस। सर अब आ गया। तो हमने क्या किया, ए इंटू ए इनवर्स निकाला, और ए इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये क्या बन रहा है, 1 0 0 और 1, यानी कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो चाहे क्वेश्चन 2/2 का हो या 3/3 का हो, क्योंकि एक बड़ा काम होता है, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स की बात होती है, तो हम ज़रूर इसको चेक कर लेंगे। बात क्लियर होगी, ए इंटू ए इनवर्स जरूर करके देख लें। यस सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक बात और भी ध्यान रखनी होगी कि ए और ए इनवर्स और एडजॉइंट और ए इनवर्स जो है वो कब सेम हो जाएंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ रही होगी, तो फिर इस तरह के डिटर्मिनेंट्स या इस तरह के मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ए की वैल्यू हमको गिवन है 3 1 और 6 2, और इसमें कह रहा है फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट। तो क्या इसका इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है? तो साफ साफ दिख रहा है, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 0। सर 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स नॉट पॉसिबल। तो चाहे 2/2 का हो या 3/3 का हो, हम इनवर्स निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। तो एक इनवर्स का ये भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए इक्वल टू गिवन है 1 - 1 2
235 minus 201. Find A inverse if exists. तो चलिए 3/3 के एडजॉइंट निकालने का मेथड एक बार फिर से कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड लिख लेते हैं। सेकेंड मेथड एक शॉर्टकट मेथड है जो जेई के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बात हुई थी हमारी कि पहले कोफैक्टर सबके निकालें। तो कोफैक्टर ऑफ A11 यानी कि फर्स्ट वाली की पोजीशन 1 है, A11 यही है ना। इस तरीके से अगर हम ध्यान रखें कि A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A32। तो पहले 11 यानी इस 1 का निकालते हैं। तो उसके नीचे और साइड के दोनों का 3501। तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 माइनस 0 तो 3। और पहला तो साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर को फैक्टर हमने निकाल लिया A11 के बाद को फैक्टर ऑफ A12 यानी कि -1 माइनस साइन के साथ। -1 के नीचे का और साइड के दोनों गायब हुए। 2 5 -2 और 1 माइनस ऑफ 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। तो 10 और 2 कितना हो गया 12। को फैक्टर ऑफ A13 ये 2 है। प्लस साइन के साथ 2 के नीचे और 2 के साइड का गायब हुआ। तो 2 3 -2 और 0। तो 0 माइनस ऑफ -6 तो +6 आ गया। को फैक्टर ऑफ A21 A21 की वैल्यू 2 है। फिर माइनस साइन के साथ लिया, माइनस के साथ लिया और 2 के सामने वाले और 2 के ऊपर वाले गायब हो गए। तो -1 और 2 0 और 1। तो माइनस ऑफ -1 -0 ये वैल्यू 1 आ गई। को फैक्टर ऑफ A21 के बाद A22 यानी कि 3। फिर प्लस साइन के साथ 3 के सामने और 3 के अपोजिट दोनों गायब हुए। 3 के ऊपर का गायब हुआ तो ये गया और ये गया। 1 2 -2 और 1। तो ये आ गया 1 -4 यानी कि 5 आ गया। अब को फैक्टर ऑफ A23 निकालते हैं जिसकी वैल्यू है 5 माइनस साइन के साथ। तो क्या आ जाएगी 5 के सामने और 5 के ये दोनों गायब हुए। तो 1 -1 और -2 और 0। ये माइनस ऑफ 1 इंटू 0 0 और 2 1 जा 2 तो +2 तो -2। तो ये माइनस ऑफ -2 तो ये 2 आ गया। तो ये 1 5 2 तीनों बन गए। अब जरा 3 और बचे। मैट्रिक्स को यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1 -1 2 2 3 5 और -2 0 1 -2 0 और 1। तो आप निकालते हैं को फैक्टर ऑफ A31। A31 की वैल्यू है -2। साइन प्लस के साथ आएगा तो ये गया और ये गया। -1 2 3 5 तो -5 -6 यानी ये -11 आ गया। को फैक्टर ऑफ A32 निकाला। A32 की वैल्यू 0 है तो माइनस और 0 के ऊपर का और साइड का गया तो 1 2 2 5 5 -4 तो ये -1 आ गया।
और को फैक्टर ऑफ A33 यानी कि 1 प्लस साइन के साथ ले लेते हैं, तो इसमें जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो 1 माइनस 1 2 3, तो 3 बन जा 3 प्लस 2, तो यानी कि ये 5 आ गया। ये सारे जो भी कोफैक्टर्स आए हैं इनको इनकी पोजीशन पे रख देते हैं और उसको हम एक नया मैट्रिक्स बी लेट कर लेते हैं। तो पहले क्या आया, पहले कोफैक्टर हमारा आया 3 माइनस 12 और 6, 3 3 माइनस 12 और 6। दूसरा आया है 2 3 और 5, 3 माइनस 12 और 6 1 5 2। दूसरा आया है 1 5 2 1 5 2, फिर -1 -1 माइनस टू, माइनस 1 एक सर -11 है ना, -11 -1 और 5, 5 -11 -1 और 5। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी 3 1 -11 -12 5 -1 और 6 2 और ये 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ए। अब जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 1 2 2 3 5 -2 0 और 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, जब 1 को लिया तो 1 के साइड और ये दोनों गायब हुए, 3 1 जा 3 -0, -1 को लिया तो माइनस ऑफ -1 में क्या हो जाएगा, -1 के नीचे और साइड का गायब हुआ 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 और फिर +2, तो 0 माइनस ऑफ -6 मीन्स +6, तो 3 प्लस 12 और 6 2 जा 12, 12 और 12 24 और 3 27 आ रहा है। यहाँ पर क्या क्या आया था, 3 माइनस 12 और 6, 3 माइनस 12 और 6 और 1 माइनस 1 और 2। चेक करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी? नो सर। तो अब आपकी ड्यूटी है, देखो उसमें अपनी बुक में देखो, एनसीईआरटी में डिटरमिनेंट जब यस चैप्टर सर। में जाओगे, डिटरमिनेंट चैप्टर में जाओ और उसकी अगली 2 एक्सरसाइज के बाद तीसरी वाली एक्सरसाइज देखो, उसमें देखो एडजॉइंट निकाला होगा और इनवर्स निकाला होगा। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ यस मैट्रिक्स सर, है 4.5 में, 4.5 में। 4.5, तो हाँ वही 4.5, और उसके पहले 4.4 में भी को फैक्टर और माइनर शायद पूछा होगा, देखो। हाँ सर, को फैक्टर और माइनर।